Good morning students. Today class is Geography class 7. Chapter name है dear student. Chapter 4. Chapter name Air. Air means होता है dear student वायु. I will explain you हिंदी ओके. हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं. पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है. यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है. यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं. अतः यह वह वायु राशि है जिनसे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है. कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. वायुमंडल का संगठन. क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है. नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है. इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं. जैसे कि आप सभी पिक्चर नंबर 4.1 में देख रहे होंगे कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद आर्गन है, देन अन्य सभी गैसेस हैं. सो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हम बहुत सारे गैसों के माध्यम से हम वायुमंडल में रहते हैं. ठीक है. और फिर उसे बाहर निकालने के लिए, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है. वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते. मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकें. ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं. मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं. हरे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं. इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है. यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है. सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज इज वन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. वायुमंडल की संरचना. सो डियर स्टूडेंट, वायुमंडल की संरचना में हम सबसे पहले देखते हैं. पहला है हमारा बहिर्मंडल जिसे हम एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं, और दूसरा है बाह्य वायुमंडल, एंड तीसरा है मध्य सीमा, एंड चौथा है मध्यमंडल, और पांचवा है समताप सीमा, और छठवा है समताप मंडल, और छठवा है क्षोभ मंडल. तो हम ये जो समताप मंडल है डियर स्टूडेंट, यहीं पे इस एरिया में ही जो हवाई पट्टी रहती है, जो हवाई जहाज़ जो है इसी एरिया में उड़ती है, वो न तो इससे ऊपर जा सकती है न तो इससे नीचे उड़ सकती है. ठीक है, ये उनका डिसाइडेड एरिया है. तो एट फर्स्ट आता है डियर स्टूडेंट क्षोभ मंडल, जिसे हम थ्रोपोस्फेयर कहते हैं. क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है. इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है. हम इसकी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं. मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षा इसी परत के अंदर होती है. एंड सेकंड आता है डिस्टेंट स्ट्रोपोस्फेयर, जिसे समताप मंडल कहते हैं. क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है. यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला है. यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है. इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है. समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि
इनमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। एन आता है डिस्टेंस मेसोस्फेयर, जिसे हम मध्यमंडल कहते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली रहती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। देन आता है डिस्टेंस थर्मोस्फेयर, जिसे हम बाह्य वायुमंडल कहते हैं। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत पर पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। देन आता है डियर स्टूडेंट्स एक्सोस्फेयर, जिसे हम बहिर्मंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। देन आता है वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम यह वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? टेम्परेचर मीन्स तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। तापमान एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के विवरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पे जाता है डिस्टेंस एयर प्रेशर्स, जिसे हम वायु दाब कहते हैं। एयर का जो प्रेशर्स रहता है वो एक दबाव के रूप में रहता है। इसे यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम उसके अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वाइंड मीन्स होता है डिस्टेंस हवा, पवन। उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ताप पवन को कम करते देख सकते हैं जब एक सड़क पर गिरी पत्ती को उड़ाती अथवा तूफान के समय में पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज हो जाती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट साइक्लोन नेचर्स फ्यूर, जिसे चक्रवात प्राकृतिक आवेश कहते हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले
चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 19 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिससे राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्षण से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग चलने वाली 26 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ा गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों की उठी हुई ज्वारीय तरंगें पर भी 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार जो पवन का जो तबाही था वो देखने को मिला था उस समय। देन आता है डियर स्टूडेंट मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स होता है आर्द्रता। आर्द्रता जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पीकृत होकर यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे वायु गर्म होती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और हम इस प्रकार और अधिक आर्द्र होती जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ आप लोग का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीटेड। मैं नेक्स्ट में आप लोग को आंसर क्वेश्चन सेंड करूँगा। ओके।